नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। लद्दाख में भारत के सख्त रुख के चलते चीन ने डोकलम में बढ़ाई हलचल। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत के अडिग रूप से बौखलाया चीन डोकलम में फिर चालबाजी पर उतर आया है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान और भारत के सिक्किम से लगी सीमा पर 2017 की तरह हरकत शुरू कर दी है। सरकारी रणनीतिकारों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में 3 जगहों पर पीछे हटने की सहमति के बावजूद चीन भारत का सिरदर्द कम नहीं होने देना चाह रहा। ऐसे में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर डोकलम की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन भारत के साथ मौजूदा विवाद में नेपाल की तरह भूटान को भी घसीटने की फिराक में है। दरअसल चीन ने 2017 में भूटान और भारत के ट्रांजैक्शन पर स्थित संवेदनशील डोकलम में घुसकर 73 दिन तक तनाव बनाए रखा था। उस दौरान भारत भूटान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से भूटान के पक्ष में डटा रहा। आखिर में चीन को वहां से हटना पड़ा। इस बार चीन नए पैंतरे से नेपाल की तर्ज पर भारत और भूटान के बीच तनाव पैदा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिक्किम में भारतीय सेना का खासा जमावड़ा है। सिक्किम सेक्टर में कहीं भी चीन की किसी हरकत पर उसे बिना किसी देरी अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। चीन ने बढ़ाए साइबर हमले, 5 दिन में 40,000 से ज्यादा मामले। चीन के हैकर्स ने पिछले 5 दिनों के दौरान भारत के सूचना प्रौद्योगिक ढांचे और बैंकिंग सेक्टर पर 40,000 से ज्यादा साइबर हमले के प्रयास किए हैं। महाराष्ट्र पुलिस में साइबर विंग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक यशस्वी यादव ने बताया कि सीमा पार से ऑनलाइन हमले में वृद्धि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी के बाद देखी गई है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र साइबर विभाग ने इस तरह के हमलों की सूचना जुटाई है और इनमें से ज़्यादातर हमले चीन के चेंगडू जिले से किए गए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक भारतीय साइबर स्पेस के स्रोतों पर कम से कम 40,300 साइबर हमले पिछले 4 से 5 दिन में किए गए। इन हमलों की वजह से सेवाएं बाधित होने, इंटरनेट प्रोटोकॉल और फिशिंग जैसी समस्याएं सामने आई हैं। उन्होंने इंटरनेट यूजर्स को आगाह किया है कि इस तरह के हमलों के खतरे से बचने के लिए मजबूत फायरवॉल अपनाएं और साइबर सुरक्षा ऑडिट कराएं। चीन के पुराने नक्शे भी करते हैं गलवान घाटी पर भारतीय दावे का समर्थन। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ पुराने चीनी नक्शों में असल में स्वीकार किया गया है कि घाटी का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा भारतीय क्षेत्र के भीतर आता है, जो कि LAC के करीब है। अमेरिका स्थित M. टेलर फ्रावेल चीन मामलों के प्रसिद्ध एक्सपर्ट होने के साथ MIT सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। फ्रावेल ने पुराने चीनी नक्शों को दिखाते हुए कहा है कि चीन का घाटी पर दावा गलवान और श्योक नदियों के संगम से पहले ही खत्म हो जाता है। फ्रावेल ने नक्शे के साथ ट्वीट में लिखा, 1962 के युद्ध के चीनी इतिहास से जुड़ा ये नक्शा भी दिखाता है कि चीन का गलवान घाटी पर दावा गलवान और श्योक के मिलने से कुछ पहले समाप्त हो जाता है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भी घाटी में चीनी दावों का खंडन करने के लिए चीन की अपनी ऐतिहासिक स्थिति का हवाला दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पिछले हफ्ते कहा, गलवान घाटी क्षेत्र के संबंध में स्थिति ऐतिहासिक तौर पर साफ है। LAC को लेकर चीनी पक्ष के अब आगे बढ़ने की कोशिश अतिरंजित और असमर्थनीय दावों पर आधारित है, जो स्वीकार्य नहीं है। वो अतीत में चीन की अपनी स्थिति के मुताबिक भी नहीं है। महाराष्ट्र में चीनी कंपनियों के 5,000 करोड़ रुपए के निवेश को उद्धव ठाकरे की सरकार ने फिलहाल रोक दिया है। राज्य के उद्योग मंत्री अदिति तटकरे ने BBC की मराठी सेवा को बताया कि राज्य की गठबंधन सरकार और केंद्र सरकार ने आपसी सहमति से ये फैसला लिया है। अदिति तटकरे ने कहा, चीनी कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ पिछले महीने समझौता ज्ञापन पर दस्तखत हुए थे। इससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होते।
लेकिन मौजूदा सीमा विवाद को देखते हुए इन परियोजनाओं को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी दे दी है। अब केंद्र सरकार हमें दिशा निर्देश देगी कि इन परियोजनाओं के साथ क्या करना है। चीन से तनातनी के बीच भारत को मिला रूस का साथ, हथियारों की जल्द सप्लाई का भरोसा। कहावत है कि संकट के वक्त में जो आपके काम आए वही आपका सच्चा दोस्त है। भारत और चीन के बीच इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत का पुराना दोस्त रूस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए आगे आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। इस बीच अब रूस ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जिसमें हथियारों की जल्द सप्लाई भी शामिल है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में कहा, उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें रूस से हथियार मिलेंगे और जो मांगे भारत ने रखी हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जवाब में रूस के डिप्टी पीएम वाई बोरिसोव ने भरोसा दिया कि अगर कभी भी भारत की अखंडता और एकता पर सवाल खड़ा होता है तो हमारी कोशिश हर संभव तरह से भारत के साथ खड़ा होने की होती है। साथ ही मौजूदा हालात पर कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी मौजूदा तनाव के इस दौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे। उम्मीद है कि भारत को कई महत्वपूर्ण हथियार मिल सकते हैं, जिसमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। देश में पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल 80 रुपये के पास पहुंची कीमत, लगातार 18वें दिन भी दाम में हुई बढ़ोतरी। डीजल के दाम में बुधवार को लगातार 18वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। बुधवार को डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। गौरतलब है कि दूसरे देशों में अक्सर डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा रखी जाती है। इसकी वजह यह है कि इसकी उत्पादन लागत पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ही होती है। लेकिन भारत में सरकारें अभी तक सब्सिडी और टैक्स के द्वारा इसे सस्ता रखने का प्रयास करती रही हैं, क्योंकि यह खेती, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे बेहद ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होता है। IAS अधिकारी विजय शंकर घर में मृत मिले। IMA पूंजी घोटाला मामले में कथित रूप से रिश्वत लेने का था आरोप। IAS अधिकारी BM विजय शंकर मंगलवार रात बेंगलुरु में अपने आवास पर मृत मिले हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। CBI 4000 करोड़ रुपए के IMA पूंजी घोटाले में शंकर के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहती थी। विजय शंकर पर IMA पूंजी घोटाले पर पर्दा डालने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने का आरोप है। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले के पूर्व उपायुक्त शंकर यहां जयानगर में अपने आवास पर मृत मिले। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में 50% स्टाफ कम करने के लिए दिए आदेश। भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने को कहा है। भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या उसी हिसाब से कम करेगा। पाकिस्तान ने भारत के तमाम आरोपों को आधारहीन बताते हुए खारिज किया है और भारत की इस मांग की निंदा की है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में अपनी चिंता जताई। कांग्रेस नेता सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी। कई दिन इंतजार करने के बाद बिहार पुलिस ने घर के बाहर चिपकाया नोटिस। पंजाब कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार के कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रैली करने आए सिद्धू ने अपने संबोधन में एक समुदाय के लिए अपशब्द कहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कटिहार में केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद कटिहार पुलिस के बार बार सिद्धू को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने के बाद भी वह पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। इसलिए अब मंगलवार को कटिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने सिद्धू के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर कटिहार पुलिस पिछले 1 हफ्ते से अमृतसर में है। आगे भी पुलिस को यही कैंप करने को कहा गया है।
इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी पुलिस जांच में सहयोग करने को लेकर अमृतसर गई थी, लेकिन तब भी सिद्धू पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करता था सिख युवकों की भर्ती, NIA ने किया अरेस्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने विदेशी आकाओं के निर्देश पर देश में अशांति फैलाने के इरादे से प्रतिबंधित SFJ समूह में सिख युवकों की भर्ती करने वाले गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 23 वर्षीय प्रगट सिंह पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है और उसे रविवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि सिंह को सोमवार को मोहाली स्थित स्पेशल NIA कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने 29 जून तक के लिए उसकी हिरासत जांच एजेंसी को दे दी है। अधिकारी ने बताया कि सिंह प्रमुख साजिशकर्ता और कट्टरपंथी सिख युवकों की भर्ती का काम करता था। वह विदेश में बैठे आकाओं के निर्देश पर सिख फॉर जस्टिस की गतिविधियों को देश में बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। SFJ को देश में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि अमृतसर शहर के सुल्तान बिंद पुलिस थाने में वर्ष 2000 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में एक शराब ठेकेदार कर रहा था अफीम का कारोबार, 970 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार। यमुनानगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA ने यूपी के शराब ठेकेदार को अफीम तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे 970 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि उसका साथी फरार है, जो शराब ठेकेदार सुभाष राणा की गिरफ्तारी से पहले ही उसकी गाड़ी से उतर गया था। पुलिस उसके लिए भी छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। CIA 1 इंस्पेक्टर राकेश मटोरिया ने बताया कि उनकी टीम गश्त पर थी। टीम गांव नागल के पास मौजूद थी। उन्हें अफीम तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने नाकाबंदी कर दी और जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही जठलाना की तरफ से कार आती दिखाई दी, जो पुलिस पार्टी ने कार रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो चालक ने अपना नाम सुभाष सिंह बताया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो अंदर 970 ग्राम अफीम, 1,46,000 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुभाष राणा रायबरेली से अफीम लेकर आता था, इसके बाद यहाँ पर बेचता था। उसका साथी सुंदर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बने रहे कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।